बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने के लिए हमें मेनली दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक पंप एंड बहुत सारी पाइप्स। बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज कि अगर हम इस पंप को एक पाइप के नेटवर्क से कनेक्ट कर दें जो कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक जाकर इस पंप के पास वापस आ जाए एंड इस सिस्टम के अंदर एक फ्लूइड भर दें जो कि इस पंप की हेल्प से इस पाइप के नेटवर्क में फ्लो होता रहे, तो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो इंटेस्टाइन्स को अपना एब्जॉर्ब्ड फूड शेयर करना हो तो वो सिंपली इस फूड को अपने पास वाली पाइप में डालेंगी, फिर ये फूड इन पाइप्स में फ्लो हो रहे फ्लूइड के साथ इस पंप तक पहुंचेगा एंड इस पंप से ये फूड बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाएगा। वॉला, हो गया हमारा काम। सी हाउ ब्यूटीफुल एंड सिंपल दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लुक्स। एंड चीज़ें कंफ्यूजिंग ना हो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जिस पंप के बारे में हम बात कर रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि हमारा हार्ट है एंड ये पाइप्स हमारी ब्लड वेसल्स हैं एंड उनमें फिल्ड फ्लूइड हमारा ब्लड है। फौजी, इस सिस्टम से बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? गुड क्वेश्चन। बट ह्यूमन से पहले लेट्स फर्स्ट सी कि फिशेस कैसे इस सिस्टम से बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। फिशेस में भी इसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है एंड फिशेस में एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेने का काम होता है गिल्स का। तो क्यों ना हम पहले इस मेन पाइप को गिल्स के थ्रू लेकर जाएं जिससे इसमें फ्लो हो रहे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाए एंड फिर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाए। एग्जैक्टली इसी तरीके से फिशेस के अंदर सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। देखा आपने किस तरीके से इस पाइप के नेटवर्क से बॉडी के सभी पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो गए। बट इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सेम सिस्टम ह्यूमंस में यूज नहीं हो सकता। एक्चुअली क्या है ना कि इस सिस्टम में पहले हमारे पंप को गिल्स तक ब्लड पहुंचाना पड़ता है एंड फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेने के बाद जब तक ये ब्लड बॉडी पार्ट्स तक पहुँचता है तब तक इसका प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है जिसकी वजह से ये टिश्यूज़ को इतना इफेक्टिवली ऑक्सीजन नहीं डिलीवर कर पाता। इसीलिए फिशेस तो इससे अपना काम चला लेती हैं बट ह्यूमंस के लिए ये सिस्टम यूजफुल नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हमारे बॉडी पार्ट्स ने फिर से एक मीटिंग बुलाई। इन बहुत दिमाग लगाने के बाद उन्होंने इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस पंप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें एंड अपनी पाइप्स को इस तरह से अरेंज करें कि पहले ब्लड इस पंप की राइट साइड से पंप होके लंग्स के पास जाए एंड फिर वो ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाने की बजाय वापस हमारे पंप की लेफ्ट साइड में आए एंड फिर इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारा लेफ्ट साइड का पंप फुल प्रेशर से बॉडी के सभी पार्ट्स तक भेज दे एंड बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन देने के बाद अब ये ब्लड वापस इस पंप की राइट साइड में जाए एंड फिर राइट साइड से फिर से लंग्स के पास एंड द साइकिल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन। दिस ब्यूटीफुल सिस्टम इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम। इस सिस्टम में जब भी हमारा पंप यानी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके राइट साइड में प्रेजेंट ब्लड हमारी लंग्स के पास जाता है एंड लेफ्ट साइड में प्रेजेंट ब्लड हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स के पास। एंड क्योंकि इस सिस्टम में ब्लड को बॉडी का पूरा चक्कर लगाने के लिए हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसीलिए इस सिस्टम को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। चल शिकारी, बता के फिर हम फिशेस में सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे? सिंपल पाजी, उसमें हम उसको सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे क्योंकि उसमें हार्ट के थ्रू ब्लड एक ही बार गुजर रहा है। वेरी गुड शिकारी, दिन पर दिन समझदार होता जा रहे तो। चलो अब हम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर पंप यानी हमारा हार्ट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि डबल सर्कुलेशन के लिए हमारा हार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट। लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज पार्ट्स इंडिविजुअली। हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का काम होता है लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेना एंड उसे बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना। लंग से ऑक्सीजनेट होने के बाद ब्लड पहुंचता है लेफ्ट हार्ट के इस कंपार्टमेंट में जिसे हम लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट एट्रिया भी बोलते हैं। इस लेफ्ट एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है एंड उसके बाद हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है।
वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से जो प्रेशर बनता है उससे लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व बंद हो जाता है, जिससे ये ब्लड वापस एट्रिया में नहीं जा पाता एंड ये ब्लड एक पाइप के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। इंटरेस्टिंग राइट? नाउ लेट्स सी कि हार्ट की राइट साइड में क्या हो रहा है। जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके बॉडी पार्ट्स के पास जाता है वो सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन देने एंड उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद वापस हार्ट की राइट साइड में आ जाता है एंड जो चेम्बर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है उसे हम राइट एट्रिया या फिर राइट एट्रियम बोलते हैं। एंड लेफ्ट एट्रियम की तरह ही ये राइट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करके इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देता है एंड राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से ये ब्लड वापस लंग्स के पास पहुंचा दिया जाता है। जो वाल्व राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। लंग्स में पहुंचने के बाद ये ब्लड अपने अंदर प्रेजेंट CO2 को रिलीज करता है एंड ऑक्सीजन को लेता है एंड ऑक्सीजन रिच बनने के बाद ये ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम के पास चला जाता है। ब्यूटिफुल राइट? ओके, दिस वॉज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल. This is how the cardiac cycle has been described in your books. But you know, this is not exactly how cardiac cycle occurs. पाजी ये तो धोखा किया है आपने हमारे साथ। इतनी देर से आप पूरा दिमाग लगा के सुन रहे थे और अब आप कह रहे हो कि ये गलत है। अरे भाई, अगर मैं शुरू में ही आप लोगों को बिल्कुल सही कार्डियक साइकिल पढ़ा देता तो वो आपको समझ में ही ना आती। इसीलिए ही आपकी बुक्स में भी उतना ही लिखा है जितना मैंने आपको पढ़ाया। बट चलो, जिद कर रहे हो तो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो उसी टाइम एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके उनमें ब्लड फिल नहीं कर देते। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन से वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एट्रियम में प्रेजेंट ब्लड एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट वाल्व को पुश करके खोल देता है, जिससे वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल होना शुरू हो जाता है। एंड थोड़ा फिल हो जाने के बाद अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल को और ज़्यादा भर देता है। एंड पूरा ब्लड फिल हो जाने के बाद अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ने की वजह से ये वाल्व फिर से बंद हो जाता है। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। क्यों, है ना ये मस्त? एंड अगर आपको ये लास्ट वाला पार्ट समझ ना भी आया हो तो यू नीड नॉट वरी, आप लोग बस इसकी ब्यूटी एंजॉय करो। ओके, लेट्स क्विकली डिस्कस अ फ्यू मोर फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज अबाउट हार्ट। जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा हार्ट 2 साइड्स एंड 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है। हमारी वेंट्रिकल्स की वॉल्स एट्रियम के कंपैरिजन में ज़्यादा थिक होती हैं, क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड को हार्ट के बाहर पंप करना होता है, जिसके लिए उसकी वॉल ज़्यादा थिक एंड मस्कुलर होती हैं। चल मुगली, इसी लॉजिक को यूज़ करके बता कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होनी चाहिए या राइट वेंट्रिकल की। जी, मेरे हिसाब से तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को तो पूरी बॉडी के पास ब्लड पहुंचाना होता है, बट राइट वेंट्रिकल को खाली लंग्स के पास ब्लड पहुंचाना होता है। अरे वाह मुगली, आज तो तू भी कमाल कर रहा है। कूल, लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग रिलेटेड टू इट। जैसा कि हमने अभी देखा था कि ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है एंड हमारा लेफ्ट एंड राइट साइड का हार्ट आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। बट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का हार्ट कुछ ऐसा दिखता है। इनमें भी होता डबल सर्कुलेशन ही है, बट इनका हार्ट कंप्लीटली लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइडेड नहीं होता, जिसकी वजह से इनमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। जबकि मैमल्स एंड बर्ड्स के हार्ट में लेफ्ट एंड राइट साइड कंप्लीटली सेपरेटेड होती हैं, जिसकी वजह से उनमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती। एंड क्योंकि एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, इस वजह से इन एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को इफेक्टिवली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। एंड अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है तो इन एनिमल्स के टिश्यूज़ ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। इसीलिए एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होने पर इन एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है।
जबकि बर्ड्स एंड मैमल्स में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होने पर भी बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आपने देखा ही होगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इंटरेस्टिंग राइट? चलो, हमने अपने हार्ट के बारे में तो कर लिया डिस्कस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर पाइप्स, यानी हमारी ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में दो तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक वो जो हमारे हार्ट से ब्लड लेकर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, और एक वो जो बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर वापस हार्ट को देती हैं। ये ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं उन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं, एंड वो वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं उन्हें हम वेन्स बोलते हैं। लेट्स डिस्कस नेम्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स। जो वेसल हार्ट की राइट साइड से ब्लड लेकर लंग्स तक जाती हैं उसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, एंड जो वेसल लंग्स से ब्लड लेकर हार्ट तक पहुंचाती है उसे हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। जो वेसल लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड लेकर बॉडी को सप्लाई करती है उसे हम आयोटा बोलते हैं, एंड जो वेसल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के पास लेकर जाती हैं उन्हें हम वीना केवा बोलते हैं। देयर आर 2 वीना कावा प्रेजेंट इन आवर बॉडी, superior vena cava and inferior vena cava, that bring blood from upper part of the body and lower part of the body respectively. याद रखना कि ऐसा कुछ नहीं है कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी भी तो एक आर्टरी है ना, बट इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिमिलरली पल्मोनरी वेन में वेन होने के बावजूद भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड रिमेंबर, क्योंकि हार्ट से निकलने के बाद ब्लड सीधा आर्टरीज के अंदर जाता है, इसीलिए आर्टरीज में वेन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेशर होता है, एंड इसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए नेचर ने आर्टरीज की वॉल्स को वेन के कंपैरिजन में थिक बनाया। एंड क्योंकि वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है इसीलिए उसमें ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है। इसीलिए वेन्स के अंदर हार्ट के जैसे वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड बैक फ्लो ना कर पाए, जबकि आर्टरीज में कोई वैल्व्स नहीं होते। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये ब्लड वेसल्स बॉडी के हर एक सेल तक कैसे पहुंच जाती हैं। हार्ट की लेफ्ट साइड से निकलने के बाद आयोटा आगे जाके बहुत सारी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, एंड ये आर्टरीज फर्दर बहुत पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, एंड अल्टीमेटली डिवाइड हो के ये आर्टरीज कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये कैपिलरी इतनी छोटी होती हैं कि एक कैपिलरी का डायमीटर बस एक सेल जितना ही होता है, एंड ये कैपिलरीज इतनी सारी होती हैं कि दे रीच ऑलमोस्ट एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। क्रेजी राइट? ये कैपिलरीज बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन एंड बाकी ज़रूरत का सामान देती हैं, एंड उनसे CO2 एंड बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स ले लेती हैं, एंड उसके बाद आगे जाके ये कैपिलरीज वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड ये वेन्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट की राइट साइड में ड्रेन कर देती हैं। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है, जहां अगेन ये पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड करके अल्टीमेटली कैपिलरी फॉर्म कर लेती हैं, एंड ये कैपिलरी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेकर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ऑक्सीजनेट कर देती हैं, एंड इन कैपिलरी में जो CO2 प्रेजेंट होती है वो भी इन एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाती है, एंड उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट की लेफ्ट साइड तक पहुंच जाता है। परफेक्ट। पाजी मेरा तो पढ़ के बीपी हाई हो गया। चुप कर मोटे डॉगी। वैसे पाजी ये बीपी क्या होता है? यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड को ब्लड वेसल्स में फ्लो होना ज़रूरी है, जिसके लिए हमारा हार्ट रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन से इस ब्लड को वेसल्स में पुश करता है, एंड इन ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा ब्लड उन वेसल्स की वॉल को पुश करता है, यानी कि इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंड इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसको समझने के लिए आप लोग अपने घर पे एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप सबके घर में ऐसी वाटर पाइप्स ज़रूर होंगी। आप लोगों को ऐसी ही एक पाइप को किसी टैप से कनेक्ट करना है, एंड फिर टैप को ओपन कर देना है, एंड उसके बाद इस पाइप को दबाने की कोशिश करनी है। यू विल फील द वाटर पुशिंग द पाइप आउटसाइड। कुछ इसी तरह से हमारा ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स पर प्रेशर लगाता है। क्यों मोगली, आ गया तुझे समझ? हाँ जी पाजी, बिल्कुल आ गया। रुक ज़्यादा कुछ भी मत हो।
आप लोगों ने कभी ना कभी किसी को बीपी मेजर करते हुए ज़रूर देखा होगा। जिस मशीन से हम बीपी मेजर करते हैं उसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर 2,000 years later.